आज की वीडियो में ब्लैक क्रैब मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ को अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद पर एक मिशन पर भेजा गया था। क्या वो अपनी बेटी से मिल पाएगी? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक लेडी जिसका नाम कैरोलिन ऐड होता है और उसकी बेटी वांजा दोनों कार में बैठे हुए बातें करते रहते हैं। तभी गोलियों के चलने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। सभी अपने जान बचाकर भाग रहे थे और मिलिट्री के सामने जो भी आ रहा था वे उन सबको मार रहे थे। ये देखकर कैरोलिन अपनी बेटी के साथ कार में ही छुप जाती है और वो अपनी बेटी को शांत करती है ताकि वो चुप रहे। लेकिन मिलिट्री उस कार के शीशे को तोड़कर कैरोलिन की बेटी को अपने साथ जा लेती है और आर्मी वाले कैरोलिन को वहीं मार के बेहोश कर देते हैं। दरअसल कुछ समय से वहां पर युद्ध चल रहा था और अब देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। बचे हुए लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे और उनके हालात भी बहुत ख़राब थे। तभी एक ट्रेन रुकती है। उस देश की आर्मी उस ट्रेन से कैरोलिन को उतरने के लिए कहती है। वैसे उस ट्रेन में जितने भी सोल्जर थे उन्हें साउथ की तरफ भेजा जा रहा था, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है इसलिए कैरोलिन को उस ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया था। एक सोल्जर कैरोलिन को उसका ऑर्डर दिखाता है। उसे वापस बेस पर बुलाया गया था। तभी एक लेडी उसे खाने के लिए नूडल्स देती है। वो लेडी उससे पूछती है कि क्या उसके हस्बैंड ठीक होंगे क्योंकि वे भी बेस में ही थे। कैरोलिन उससे कहती है कि युद्ध की वजह से हालात बहुत ख़राब है, इसलिए उसके हस्बैंड के आने की कोई उम्मीद नहीं होती और हो सकता है कि वे मर भी चुके हों। कैरोलिन उससे जल्द से जल्द साउथ की तरफ जाने के लिए कहती है। तभी लेफ्टिनेंट नाइलैंड कैरोलिन को देख लेते हैं। वो उन्हें अपना ऑर्डर दिखाती है। नाइलैंड उसे देखकर कहता है कि तुम तो बहुत छोटी हो, क्या तुम सब कुछ संभाल लोगी? लेकिन कैरोलिन को कुछ भी नहीं मालूम था कि उसे कौन से मिशन पर जाना था और कहाँ जाना था। जब दोनों गाड़ी से जाते रहते हैं तो कैरोलिन देखती है कि सारी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा रखा था, लोगों को लटकाया हुआ था। कैरोलिन लेफ्टिनेंट से पूछती है कि ये रास्ता बेस की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्टिनेंट कहता है कि उसे पहले कुछ सामान लेने के लिए कहीं और जाना है। जब वे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं तो नाइलैंड उसे गाड़ी से उतरने के लिए मना करके अपना सामान लेने के लिए चला जाता है और कैरोलिन उनके मना करने के बावजूद भी गाड़ी से उतर जाती है। वहाँ के लोग उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी की चाबी चाहिए थी और उन्हें उस जगह से निकलना था। कैरोलिन अपने आप को बचाते हुए गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन वो नाइलैंड को अपने साथ लेकर नहीं जाती। जब वो बेस में पहुंचती है तो उससे पहले वहां पर 2 सोल्जर और आ रखे थे। उनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी एक और सोल्जर करीमी आता है। वो बेस F-28 से यहाँ पर आया था। उनमें से एक कहता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए हो, क्योंकि F-20 बेस को भी बॉम्ब से उड़ा के ख़त्म कर दिया गया था और वहाँ के सारे सोल्जर्स भी मर चुके थे। तभी वहाँ की कैप्टन फोर्सबर्ग उन चारों को अंदर लेकर जाती है। उनके कर्नल देखते हैं कि उन्होंने 5 लोगों को बुलाया था, लेकिन वे सिर्फ 4 जने होते हैं। कैप्टन उनसे कहती है कि नाइलैंड अभी तक यहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। फिर वो सभी सोल्जर से कहती है कि उनके दुश्मन नॉर्थ की तरफ से आए थे, उन्होंने उनके सारे बेस तबाह कर दिए थे और अब एक ही बेस बचता है जिसमें वे सभी अभी होते हैं और इस बेस पर भी किसी भी समय हमला हो सकता है और दुश्मन उनके ऊपर पूरी तरह कब्जा कर सकते हैं। राड उनसे कहता है कि ये जंग रोकने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है और अगर उनका ये मिशन पूरा हो गया तो ये जंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 37 सालों में पहली बार आर्कीपेलागो पर इतनी बर्फ पड़ी थी और पूरा समुंदर बर्फ से ढक चुका था, लेकिन बर्फ की लेयर बहुत पतली होती है जिस वजह से वे आइस स्केट पहनकर ही इसे पार कर सकते हैं, क्योंकि वे सभी सैनिक बेहतर आइस स्केटर होते हैं और कैरोलिन ने तो आइस स्केटिंग में काफ़ी कंपटीशन भी जीत रखे थे। इसलिए इन सबको इस ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था और इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक क्रैब होता है। इसमें इन्हें 2 कैप्सूल लेकर दुश्मनों के बेस के पीछे से होकर ओडो के रिसर्च सेंटर में जाना होता है। जिस तरह अंधेरे में एक क्रैब चलता है, इन्हें भी उसी तरह जाना होगा और ये मिशन पूरा हो गया तो मतलब युद्ध भी खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सब खत्म हो जाएंगे।
इस पर कैरोलिन कर्नल से कहती है कि उन्हें हजारों मील बर्फ पर चलना है और ये मिशन किसी सुसाइड से कम भी नहीं है। एक तरह से इस ऑपरेशन में उनकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। कर्नल उससे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी फौजी उन दोनों कैप्सूल को लेकर ऑर्डर तक पहुंच गया तो उनका ये मिशन पूरा हो जाएगा। फिर कर्नल कैरोलिन को उसकी बेटे की पिक दिखाते हैं। वे उससे कहते हैं कि ये पिक ओडो के एक रिफ्यूजी कैंप में मिली है और अगर उसने उस मिशन को पूरा कर दिया तो वो अपनी बेटी से भी मिल पाएगी। अब कैरोलिन सिर्फ अपनी बेटी के लिए इस मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देती है। वो अपनी बेटी की पिक को देखकर काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। उसे तो यही लगा था कि शायद वो मर गई होगी। जब कैरोलिन सभी सोल्जर के पास जाती है तो करीमी इस ऑपरेशन को करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये ऑपरेशन उनकी जान ले सकता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी ढूंढना था। कैरोलिन उससे कहती है कि उन्हें इस ऑपरेशन पर जाना ही होगा। अगर वे एक बार वहां पहुंच गए तो ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वे जो चाहे कर सकते हैं। ये जंग ख़त्म होने के बाद मलिक तो अपने भाई को ढूंढने वाला होता है, क्योंकि वो भी ओडो के आसपास ही होता है। तभी कैप्टन फोर्सबर्ग उनके लिए सारा ज़रूरी सामान लेकर आती है, जैसे कि मेडिसिन, रस्सियाँ, खाने पीने का सामान, उनके स्केट्स, सब कुछ होते हैं। सुबह होने से पहले उन सबको वहाँ से निकलना भी होता है। तब तक वे सभी वहाँ पर आराम करते हैं। कैरोलिन सपने में अपनी बेटी को देखती है और शहर में बम फटना शुरू हो जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उनके बेस पर भी दुश्मनों ने बम फेंकना शुरू कर दिया था। उन सभी को वहां से अपना सामान उठा के तभी निकलना पड़ता है। सामने से फायरिंग भी होना शुरू हो जाती है। वहां से बच के निकलते हुए वे दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। तभी कर्नल भी लेफ्टिनेंट नाइलन को लेकर वहां पहुंच जाता है। वे दोनों कैप्सूल देते हैं जो उन्हें लेकर जाना था, और कर्नल किसी भी हालत में उन कैप्सूल को खोल के देखने के लिए भी मना करते हैं। इसके बाद वे सब इस ऑपरेशन के लिए बर्फ के रास्ते निकल जाते हैं और देखते ही देखते दुश्मन ने उनके आखिरी बेस को भी तबाह कर दिया था। उन्हें रात के अंधेरे में ही आगे बढ़ना होता है, क्योंकि दिन में दुश्मन उन्हें देख सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। और 2 मील चलने के बाद दुश्मन का इलाका भी शुरू हो जाता है। वे सभी बर्फ पर रात को ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए उन्हें सुबह हो जाती है। वे सब पुराने बॉर्डर तक पहुंच गए थे और उनकी हालत भी खराब होना शुरू हो गई थी। कैप्टन उन सब से कहती है कि कुछ मील दूर चलने के बाद बेस्थलमैन आ जाएगा और रात होने तक उन्हें वहीं पर आराम करना होगा। तभी बर्फ टूटना शुरू हो जाती है और कैप्टन पानी में गिर जाती है। फिर वे सब बर्फ के ऊपर ही लेट जाते हैं और एक दूसरे को रस्सी से पकड़ते हैं। अब क्योंकि कैप्टन के ही बैग में कैप्सूल थे, उन्हें निकालने के लिए कैरोलिन भी पानी में कूद जाती है, और ये सब करना अपनी जान पर खेलने के बराबर होता है। कैप्टन तो मर भी चुकी थी। कैरोलिन उनके बैग को ही काट देती है। मलिक उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन उसकी हालत भी ठंडे पानी की वजह से खराब हो चुकी थी। फिर वे उसके कपड़ों को चेंज करके उसे गर्म कपड़ों से कवर करते हैं और वहां से निकल के आगे बढ़ते हैं। कैरोलिन को ठीक होने के लिए गर्मी चाहिए थी, इसलिए वे सब एक घर में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं देता, इसलिए वे वहीं पर रुकते हैं। मलिक कैरोलिन को गर्मी देने के लिए आग जलाता है, नहीं तो वो मर जाती। आग की सेक लेने के बाद उसकी हालत ठीक होती है, क्योंकि अब कैप्टन मर चुकी थी और उनके बाद नाइलन का ही रैंक सबसे बड़ा होता है, तो उन सबको उसके ही ऑर्डर्स मानने होते हैं। जब वे सब आराम करते रहते हैं तो कैरोलिन फिर से सपने में अपनी बेटी को देखती है। वे कार में से अपने लिए खाने पीने का सामान ढूंढते रहते हैं। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाके देखती है कि करीमी टेलीकॉम के थ्रू किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, और तभी दुश्मन का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है। 2 मिनट के अंदर वे अपने सामान को उठा के उस घर से बाहर निकल जाते हैं और हेलीकॉप्टर उस घर के ऊपर बॉम्ब गिरा के उसे ख़त्म कर देता है। उनके जाने के बाद कैरोलिन करीमी के ऊपर बंदूक तान लेती है, क्योंकि जब वो टेलीकॉम पर बात कर रहा था तभी वहां दुश्मन पहुंचे थे। उसे लगा कि वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है।
करीमी उन सब से कहता है कि वो बस बेस F-28 में अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफिसर होती है। उसे बस ये जानना था कि वो ठीक है या नहीं। सबको यही लग रहा था कि उन्हें करीमी से खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन नायलैंड उसे मारने के लिए मना करता है और वे करीमी को अपने साथ ले जाते हैं। अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो वे उसे तुरंत मार देंगे। वे सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन सबको लगता है कि उनके दुश्मन आसपास ही होंगे और उन्हें आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है। ग्रैनविक को किसी की आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ बर्फ़ के नीचे के एयर बबल्स की होती है। तभी मलिक एक चीज से टकरा के नीचे गिर जाता है। कैरोलिन लाइट जलाकर देखती है कि बर्फ में बहुत सारी बॉडीज जमी पड़ी हैं। उनमें बच्चे, बड़े, सैनिक सभी की लाशें होती हैं। नायलैंड उसे लाइट बंद करने के लिए कहता है। फिर वे सब आगे जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने कैरोलिन की लाइट को देख लिया था। दुश्मन उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। उनसे बचते हुए वे सब एक चीज के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जब दुश्मन को उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन नायलैंड को लगता है कि दुश्मन दोबारा आ सकता है। उससे पहले उन्हें इस आइलैंड को पार करना होगा। वे सभी इस आइलैंड को पार करके एक घर में चले जाते हैं और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत होती है और उन दोनों के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं होता। नायलैंड उनसे पूछता है कि इस जगह पर तो रहना मना है, फिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो लेडी कहती है कि दुश्मनों ने उनके घर को जला दिया था, इसलिए वे यहाँ पर आ गए थे। वे सब उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं और वो लेडी उन्हें खाना भी खिलाती है। तभी कैरोलिन का कप नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाती है तो वो देखती है कि टेबल के नीचे बंदूक लगी हुई है और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी फायरिंग करता है वे सब उन दोनों को मार देते हैं। उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, लेकिन इस फायरिंग में करीम को गोली लग गई थी और वो वहीं पे मर जाता है। गोली लगने की वजह से मलिक भी जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके टेलीकॉम पर F-28 से करीमी की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। नायलैंड उससे कहता है कि करीमी अभी आपसे बात नहीं कर सकता और वो फ़ोन को काट देता है। वे उसकी गर्लफ्रेंड को करीमी के मरने की खबर नहीं बताते। मलिक और ग्रैनविक को उसके मरने का बहुत दुख भी होता है, लेकिन उन्हें वहाँ से भी तुरंत निकलना पड़ता है और वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वे सिर्फ 4 जने ही बचते हैं इस मिशन पर, क्योंकि पहले कैप्टन मर चुकी थी और अब करीमी। थोड़ा आगे जाके वे देखते हैं कि मलिक का जख्म भी बहुत गहरा होता है और उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। लेकिन मलिक उन्हें अपने जख्म पर मरहम पट्टी करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो बस यही चाहता है कि बचे हुए सोल्जर अपने ऑपरेशन को पूरा करें। आगे जाके उन्हें बर्फ में जमा हुआ एक जहाज दिखाई देता है और कुछ देर वे सब वहीं पर आराम करते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भी जल्दी ही निकलना होता है, क्योंकि वे दुश्मन के इलाके में होते हैं और उनके सुबह होने से पहले उन्हें ओडो भी पहुंचना होता है। ग्रैनविक उनसे कहता है कि वे मलिक को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन कैरोलिन ऐसी हालत में मलिक को अपने साथ लेकर जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अगर वे उसको साथ में लेकर गए तो उन्हें ओडो पहुंचने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। तभी गुस्से में ग्रैनविक उन दोनों कैप्सूल में से एक कैप्सूल को खोल कर देखता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिससे ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसे देखकर कैरोलिन कहती है कि ये एक बायोलॉजिकल हथियार है, मतलब उसके अंदर एक वायरस होता है। मलिक उस वायरस को देखकर कहता है कि ये वायरस जंग ही नहीं बल्कि सब कुछ ख़त्म कर देगा। वे तीनों भी समझ जाते हैं कि अगर ये वायरस फैल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके पास इस ऑपरेशन को पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता और कैरोलिन को तो किसी भी हालत में ये कैप्सूल ओडो तक पहुंचाने होते हैं, तभी वो अपनी बेटी से मिल पाएगी। लेकिन मलिक ओडो नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए वो अपने आप को ही गोली मार देता है, क्योंकि उसे भी मालूम था कि कोई भी नहीं बच पाएगा। दरअसल उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। कैरोलिन उन्हें वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसने बाहर आइस पर लाइट जलती हुई देखी थी और अगर दुश्मनों ने गोली की आवाज़ सुन ली होगी तो वे किसी भी समय इस जहाज़ पर पहुंच जाएंगे और उन सबको मार देंगे। वो उन दोनों के बिना ही जहाज़ से बाहर निकल के आगे बढ़ती है।
क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुक जाती तो दुश्मन वहाँ पहुँच के उन्हें मार देते। थोड़ा आगे जाने पर कैरोलिन देखती है कि आगे की बर्फ़ इतनी ठोस नहीं होती, मतलब वहाँ की सतह बहुत पतली होती है। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है और वो बर्फ़ के ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि बर्फ़ की परत बहुत ही पतली हो रखी थी। तभी नाइलैंड और ग्रैंडविक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कैरोलिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए मना करती है, नहीं तो वे बर्फ़ टूटने के पानी में डूब के मर जाते। वो उन दोनों से अपने आप को बचाने के लिए कहती है। पहले नाइलैंड कैरोलिन से दोनों कैप्सूल मांगता है, उसके बाद ही वे उसकी तरफ रस्सी फेंककर उसे बचाते हैं। लेकिन उनके पास इस बर्फ़ को पार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए तीनों एक दूसरे को रस्सी से बांधकर बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तभी ग्रैंडविक नीचे गिर जाता है और वे दोनों भी बर्फ़ के ऊपर ही लेट जाते हैं। आगे की पहाड़ी पर जो दुश्मन होता है वो उनकी तरफ ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। ग्रैंडविक देखता है कि उनका एक टारगेट ही उनकी तरफ फायरिंग कर रहा है। तभी ग्रैंडविक निशाना लगा के उसे मार देता है और कैरोलिन भागती हुई आगे जाके उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां से उन पर फायरिंग हो रही थी। उन्हें उस जगह पर कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं देता, इसलिए वे तीनों वहीं पर आराम करते हैं। ग्रैंडविक और उसके दोस्तों के साथ दुश्मनों ने बहुत बुरा किया था। उन्होंने उनसे ही कब्र खुदवाई थी और दुश्मनों ने उनकी कब्र में ही उनको मार दिया था। ग्रैंडविक इसलिए बच गया था क्योंकि उसके दोस्त ने गोली लगने से पहले ही उसको कब्र में खींच लिया था। उसके बाद उसने आर्मी में अपना नाम लिखवा दिया था। लेकिन जो ये वायरस लेकर जा रहे थे वो तो दुश्मनों से ही बदतर होता है। अगर ये एक बार फैल गया तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसकी बातों का कैरोलिन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। नाइलैंड भी कहीं ना कहीं ग्रैंडविक की बात समझ गया था। वो कैरोलिन से पूछता है कि तुम्हारे लिए ये ऑपरेशन पूरा करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन कैरोलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। वो बस यही कहती है कि उन्हें जिस ऑपरेशन के लिए भेजा गया है वो किसी भी कीमत पर उन्हें पूरा करना होगा। फिर नाइलैंड उन दोनों को सोने के लिए कहता है क्योंकि सुबह होने से पहले उन्हें ओडो के लिए निकलना होता है। वो फिर से सपने में अपनी बेटी को देखती है। वो उससे कहती है कि आपको अभी उठना होगा क्योंकि दुश्मन उनकी ही तरफ आ रहे थे। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि नाइलैंड वहाँ पर नहीं होता। वो उन दोनों कैप्सूल को लेकर वहाँ से भाग गया था। दुश्मन उनकी तरफ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वे दोनों भी फायरिंग करते हैं जिसमें वे दुश्मनों को मार गिराते हैं। लेकिन एक सैनिक कहीं और से आगे की तरफ बढ़ता है। तभी कैरोलिन को भी गोली लग जाती है और ग्रैंडविक आखिरी बचे हुए ग्रेनेड को भी विस्फोट कर देता है जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन कैरोलिन बच गई थी। अब उसकी हालत ठीक नहीं होती, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है। नाइलैंड को देखकर वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता और कैरोलिन उसे साइड से गोली मार देती है। उसके पास जाकर कैरोलिन उससे उन कैप्सूल को मांगती है। नाइलैंड उससे कहता है कि उन्हें इन कैप्सूल को ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। उनका कर्नल और ओडो के सैनिक तो बंकर में छिप जाएंगे, लेकिन बाहर रह रहे लोग, मासूम बच्चे, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। लेकिन कैरोलिन उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो उन कैप्सूल को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और उसकी हालत भी पहले से बहुत ख़राब हो गई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वो थक हार के नीचे बैठती है, ओल्डो के दूसरे सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहाँ उसके पास पहुँच जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो ओल्डो के बंकर में बने मेडिकल रूम में होती है। डॉक्टर्स को उसके पैर की 3 उंगलियां काटनी पड़ी थी क्योंकि बर्फ़ में चलने की वजह से वे पूरी तरह जम चुकी थी। अगर वे उसकी उंगलियों को नहीं काटते तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता और वो वहीं मर जाती। इसके बाद वे कैरोलिन को वहाँ के कमांडर के पास लेकर जाते हैं। उन्होंने नाइलैंड को भी बचा लिया था। इतने खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए कमांडर उन दोनों को मेडल से सम्मानित करती है। फिर कैरोलिन उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वांजा वहाँ पर नहीं होती। उन्होंने कैरोलिन से झूठ बोला था कि उसकी बेटी ओडो के रिफ्यूजी कैंप में दिखाई दी है। अगर वे झूठ नहीं बोलते तो कैरोलिन इस मिशन पर कभी नहीं आती। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने सिर्फ अपना मिशन पूरा करने के लिए उसकी बेटी के नाम का इस्तेमाल किया था और वो बहुत दुखी होती है। ऐसी हालत में सिर्फ नाइलैंड ही उसको संभालता है।
मेडिकल रूम में जब डॉक्टर उसके हाथों की उंगलियों को देखता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर को उसकी हाथों की उंगली भी काटनी पड़ती है। तभी कैरोलिन चुपके से एक सिजेरियन नाइफ को उठा लेती है। अब वो सोच लेती है कि वो उन कैप्सूल को किसी भी हालात में ख़त्म कर देगी ताकि ये लोग उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए वो नायलन के पास जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। वहाँ की रिसर्च टीम ने अभी तक उन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्हें पहले उनमें और कंपोनेंट मिलाने थे, इसलिए वे कैप्सूल अभी लैब में होते हैं और जब वो वायरस पूरी तरह तैयार हो जाएगा उसके बाद ही वे उसे इस्तेमाल करने वाले थे। जब कैरोलिन के साथियों ने उस वायरस को तबाह करने के लिए कहा था तब उसने उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी थी और जब अब उसकी बेटी यहाँ पर नहीं होती तो वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए इस वायरस को ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि अगर ये वायरस फैल जाएगा तो इस वायरस की वजह से कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी मर जाएगी। फिर वे दोनों रिस्क लेकर उसी लैब में जाते हैं जहाँ पर उन कैप्सूल में कंपोनेंट मिलाए जाने वाले थे। कैरोलिन उन दोनों कैप्सूल को अपने पास रख लेती है। नायलन उन साइंटिस्ट से पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा, क्योंकि अगर वे उन कैप्सूल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते तो वे सब संक्रमित हो जाते। उसी लैब में एक इमरजेंसी बटन होता है जिससे प्रेस करने पर उस बंकर से बाहर निकलने के इमरजेंसी गेट खुल जाते हैं। जितने भी सैनिक वहाँ पर होते हैं वे सब वहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। नायलन कैरोलिन को भी हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहता है। तभी उनकी कमांडर वहाँ पहुँच जाती है। कैरोलिन के कहने पर नायलन हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब कमांडर उससे उन कैप्सूल को मांगती है तो वो नहीं देती। उसने वे दोनों कैप्सूल ग्रेनेड के ऊपर लगा रखे थे। पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो उस ग्रेनेड के साथ ही नीचे कूद जाती है और विस्फोट कर देती है, जिसमें वे दोनों कैप्सूल तो डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं, साथ में कैरोलिन भी मर जाती है और इस तरह वो पूरी दुनिया को ख़त्म होने से बचा लेती है और साथ में अपनी बेटी को भी बचा लेती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू।